हे गाइस, तो स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट के साथ। जो हम सॉलिड स्टेट के 3 पार्ट जो हैं वो कर चुके हैं, जिसमें हमने किया था सॉलिड स्टेट की इंट्रोडक्शन के बारे में और सेकंड हमने किया था उसके क्लासिफिकेशंस के बारे में। तो अब स्टार्ट हो रहा है चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो चैप्टर जो है वो यहीं से स्टार्ट होता है। यही बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं इस चैप्टर के वो आगे जाके आपको हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब हमने पढ़ लिया था कि जो सॉलिड है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और उसके बाद क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा कि जो सॉलिड हैं उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कैसे होते हैं, उनकी नेचर कैसे होती है। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस के बारे में। तो ये स्पेस लैटिस, ये क्रिस्टल लैटिस, ये क्या होता है? तो बेसिकली सॉलिड्स जो हैं वो जिस चीज़ से बने होते हैं उनको हम बोलते हैं स्पेस लैटिस। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? देखो, अगर हम किसी भी 3 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल स्पेस में पॉइंट्स को इस तरह से अरेंज कर दें कि उनका जो रेगुलर और रिपीटिंग अरेंजमेंट हो वो एक शेप हमें दे रहा हो, तो उसको हम बोलेंगे कि ये एक स्पेस लैटिस है। तो स्पेस लैटिस जो है वो 3 डायमेंशनल भी हो सकता है और 2 डायमेंशनल भी हो सकता है। तो देखो, अगर जो पॉइंट्स हम प्लेस कर रहे हैं, जैसे ये वाले पॉइंट्स थे, ये वाले पॉइंट्स अगर हमने प्लेस किए हैं 2 डायमेंशनल में, 2 डायमेंशनल क्या हुआ, यानी कि जो हमारा पेपर है अगर हमने लिखे हैं तो क्या हो गया, 2 डायमेंशनल स्पेस लैटिस हो गया। और अगर यही पॉइंट हमने अपने रूम के आसपास या रूम के अराउंड हमने प्लेस किए हैं तो क्या हो गया, 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस। तो यही फ़र्क है बेसिक 2 डायमेंशनल स्पेस लैटिस में और 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस में। तो ये था हमारा 2 डायमेंशनल। इसमें क्या था, डिफरेंट पॉइंट्स लिए हमने और उनको प्लेस कर दिया। अब इनका जो रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट है, यानी कि जब हमने इस लाइन को भी ज्वाइन किया, ये वाले पॉइंट्स ज्वाइन किए और ये सारे पॉइंट्स ज्वाइन किए, तो हमारे पास एक पर्टिकुलर शेप आ जाती है। और उस रिपीटिंग अरेंजमेंट को, जिसको बार बार वही सेम रिपीट कर करके हम एक शेप जो बनती है उसको हम बोलते हैं स्पेस लैटिस या फिर क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो ये तो बात हो गई 2 डायमेंशनल की। अब बात आती है 3 डायमेंशनल की। तो 3 डायमेंशनल जो है वो फिगर को हम जो अपना प्लेन है पेपर का, क्योंकि वो तो 2 डायमेंशनल होता है तो वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते इतना इजीली, लेकिन फिर भी हम फिगर्स को ड्रॉ करके और अपनी थोड़ी सी इमेजिनेशन को यूज़ करके हम उसको समझ सकते हैं। तो अब करते हैं 3D। तो 3D के लिए ये हमने फिगर दी है। ठीक है, तो ये एक क्यूब ड्रॉ, आपको लग रहा होगा कि एक क्यूब ड्रॉ किया गया है जिसके बीच में छोटे छोटे से क्यूब हैं। ठीक है, ये एक क्यूब हाईलाइट किया हुआ है हमने। ठीक है, कि ये एक छोटा सा क्यूब है। तो ये जो फिगर है ये कैसे बनी? देखो, हमने क्या किया, ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे, इनको 3 डायमेंशनल में अरेंज किया। और सबसे पहले हमने एक छोटा सा क्यूब बनाया, फिर सिमिलर अरेंजमेंट में, मतलब उसी अरेंजमेंट में जैसे पहले इस लाइन को ज्वाइन किया, इसमें भी फिर इस लाइन को ज्वाइन किया, मतलब सिमिलर पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने एक बड़ा सा जो एक फिगर बना दिया। उन पॉइंट्स से जितने भी हमारे पास अवेलेबल पॉइंट्स थे उनको रिपीट करके जो हमने एक ड्रॉ की फिगर, जो लेटिस हमारे पास बना, उसको हम बोलते हैं स्पेस लैटिस। और ये स्पेस लैटिस में जो पॉइंट्स हैं वो 3 डायमेंशनल में है। इसी वजह से ये जो स्पेस लैटिस है ये है 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस। तो ये था हमारा 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस। तो स्पेस लैटिस तो बन गया, हमें पता चल गया कि जो सॉलिड्स हैं वो किससे बने होते हैं, वो क्रिस्टल लैटिस से बने होते हैं। तो क्रिस्टल लैटिस भी किसी चीज़ से बना होगा, यही होगा ना, क्रिस्टल लैटिस भी किसी चीज़ से ही बना होगा, तो उसके अंदर भी कुछ है। तो वो क्या है, वो है यूनिट सेल। तो अब यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल इज़ बेसिकली, वी कैन से दैट, जब हमने पॉइंट्स को ज्वाइन किया था, है ना, चाहे 2 डायमेंशनल में चाहे 3 डायमेंशनल में। देखो, क्योंकि हम 3 डायमेंशनल में रहते हैं तो हम 3 डायमेंशनल की ही बात करेंगे। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल में जब हमने पॉइंट्स को ज्वाइन किया था तब हमारे पास जो सबसे छोटा सा क्यूब आया था, तो इस वाले फिगर में देखेंगे, ये जो सबसे छोटा वाला क्यूब आया था इसको हम बोलते हैं यूनिट सेल।
ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ेंगे। देखो, डेफिनेशन को याद रखने का एक तरीका ये है कि आप डेफिनेशन को ब्रेक कर लें, ठीक है, पार्ट्स में ब्रेक कर लें और उसे ब्रेक के जो पार्ट किए हैं ना, ब्रेक किए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको समझें। अगर ऐसे समझेंगे तो ईजीली समझ आएगी। सो फर्स्ट पार्ट मैंने डिवाइड किया है स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन ऑफ स्पेस लैटिस, ठीक है, यानी कि स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा 3D 3 डायमेंशनल पोर्शन ऑफ स्पेस लैटिस, यानी कि यूनिट सेल क्या है, सबसे छोटा स्पेस लैटिस का पोर्शन है। एक पोर्शन वो कहाँ पे है, 3 डायमेंशनल में है, ठीक है। तो एक ये पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट इज विच व्हेन रिपीटेड अगेन एंड अगेन, जब उसको वो वाला स्पेस लैटिस का पोर्शन जिसको हम बार बार रिपीट करते हैं विल प्रोड्यूस अ स्पेस लैटिस, यानी कि एक छोटा सा पोर्शन जिसको सेम जो पैटर्न में हम ज्वाइन करते जाते हैं और हमारे पास जो एक बड़ी सी फिगर आती है उसको हम बोलते हैं स्पेस लैटिस। तो यूनिट सेल क्या है, यूनिट सेल इज अ स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा पोर्शन है 3D लैटिस का, ठीक है, जिससे बार बार उसको जब रिपीट करेंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास एक यूनिट सेल बन जाएगा। ओके, तो यूनिट सेल की अब कुछ डायमेंशंस भी होंगी। डायमेंशन मतलब उसके पैरामीटर्स या उसको मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। तो मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक्सियल एंगल्स एंड एक्सियल लेंथ। एक्सियल लेंथ क्या होती है, देखो 3 डायमेंशनल में है तो 3 एक्सिस होंगे। तो फर्स्ट इज एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो लेंथ होती है वो ए, आप कोई भी रख सकते हो वैसे, ए होती है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग बी होती है और जेड एक्सिस के अलॉन्ग सी होती है। नेक्स्ट है एक्सियल एंगल्स। तो ये हमारे पास एक्सियल एंगल्स हैं अल्फ़ा बीटा गामा। तो दो एक्सिस के बीच में जो एंगल बनता है उसको अल्फ़ा कहते हैं और नेक्स्ट दो एक्सिस के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बीटा एंड देन नेक्स्ट गामा। तो ये तीन जो है हमारे पास वो एक्सियल एंगल्स हैं बेसिकली। ओके, तो इसके साथ ही हमारा जो यूनिट सेल है वो पोर्शन कंप्लीट हो गया है। ये आपकी डेफिनेशंस थी कि यूनिट सेल क्या होते हैं और स्पेस लैटिस क्या होते हैं। तो अब करते हैं यूनिट सेल की टाइप्स, कि ये कितने टाइप्स की होती हैं। तो ये टाइप्स की होती हैं अप्रॉक्सीमेटली 7 टाइप्स की होती हैं। तो क्रिस्टल लैटिस में जो यूनिट सेल है वो 7 तरह की होती हैं और ये जो मेजरमेंट्स हैं इनकी, ये याद रखनी बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। आपको नीट हो चाहे जेई हो चाहे आपका कोई एग्ज़ाम हो सीबीएसई का या कोई भी बोर्ड का एग्ज़ाम हो, उसमें ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है कि ये जो मेजरमेंट है, किसी की भी मेजरमेंट पूछ सकते हैं, तो ये क्या होती है। तो अगर आप इसको रट्टा मार के याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसकी आज एक ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आप इसको बहुत इजीली रख सकते हो याद। बस आपको करना क्या है कि वो ट्रिक पता करनी है कि क्या है, और सेकंड आपको करना क्या है, उसको 3 से 4 बार आप उसको प्रैक्टिस करोगे। 3 से 4 दिन बेसिकली, ऐसा नहीं हो कि आप एक दिन में उसको 4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको कभी नहीं भूलेगी। तो आपको करना क्या है कि हर रोज़ 3 से 4 दिन उसको आप प्रैक्टिस करोगे कि इसकी जो ट्रिक है ये क्या थी। तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको ये ट्रिक कभी भी लाइफ में भूलेगी। तो ट्रिक से स्टार्ट करते हैं। तो ये है क्या चीज़ है, ये टाइप्स, किसकी टाइप्स, यूनिट सेल की टाइप्स। इनकी यूनिट सेल जो है वो इन शेप्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। फर्स्ट शेप इज क्यूबिक, देन टेट्रागोनल, देन ऑर्थोरोम्बिक, देन मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल। तो ये 7 टाइप्स हो गई अकॉर्डिंग टू शेप के बेसिस पे ये टाइप्स हो गई, ठीक है। तो इसके एक्सियल एंगल्स भी हैं और लेंथ भी दी हुई है। तो सबसे पहले याद क्या रखते हैं, सबसे पहले हमको नेम ही याद रखने होंगे कि कितने कितने में जो एग्जिस्ट करते हैं यूनिट सेल। तो ये सारे नेम्स को याद रखने के लिए हमारे पास एक टर्म है, वो है क्यूट आवर मदर, ठीक है। सबकी मम्मा क्यूट होती है ना, तो वो क्यूट आवर मदर, बस आपको ये एक लाइन याद रखनी है और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं याद रखना, ठीक है। क्यूट के CU से बन गया क्यूबिक, ठीक है। क्यूट के CU से बन गया क्यूबिक और TE से याद रखना है टेट्रागोनल, क्योंकि देखो TE से 2 है, ट्राइक्लिनिक भी है टेट्रागोनल भी है, तो आपको दोनों याद रखने हैं। तो याद रखना कि जो पहले वाला TE है वहाँ से क्या है
टेट्रागोनल है। ओके, सो पहले वाले से क्या है, क्यूट से क्यूबिक और टी से टेट्रागोनल। तो आवर जो है पूरा रिप्रेजेंट करता है ऑर्थोरोम्बिक को, या ऑर्थोगोनल भी बोल सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। अब बचा मदर, ठीक है। तो मदर का जो एम है वो रिप्रेजेंट करता है मोनोक्लिनिक को, उसका जो टी है एमओ भी बोल सकते हैं कि एमओ रिप्रेजेंट कर रहा है मोनोक्लिनिक को, और जो टी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ट्राई क्लिनिक को। यहाँ पे टी ई है तो ये टेट्रा, टी ई की स्पेलिंग भी सेम ही है ना टेट्रागोनल से, तो ये टेट्रागोनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लास्ट वाला जो है टी वो ट्राई क्लिनिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है एच ई, वो है हेक्सागोनल, और लास्ट में है आर यानी कि रोम्बोहेड्रल। तो ये हमारे पास सातों के सातों जो क्रिस्टल सिस्टम है वो हमने एक पूरे बस एक सेंटेंस में ही कवर कर लिए हैं, और वो सेंटेंस है कि क्यूट आवर मदर, ठीक है। तो क्यूट आवर मदर इज द सेंटेंस फ्रॉम वेयर यू कैन लर्न दीज टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो आप इजीली इसको याद रख सकते हो। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, ये याद हो गए टाइप्स, टाइप्स याद हो गई। अब याद रखना है एक्सियल एंगल्स, ये याद रखने सबसे इजी है, सिर्फ आपको याद क्या रखना है, ये वाला नंबर, ठीक है। तो 0 1 2 फिर नीचे से शुरू हो जाओ, 0 1 2, आप इसको कैसे भी याद रख सकते हो, चाहे अकॉर्डिंगली याद रख लो, 0 1 2 2 2 1 0, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो कि 0 1 2 फिर नीचे से 0 1 2 फिर बीच में फिर 2, ठीक है। तो ऐसे कैसे भी करके याद रख सकते हो, बस इस नंबर को या इस लाइन को याद रखना है, 0 1 2 फिर नीचे से 0 1 2 फिर सेंटर में 2, ठीक है। तो मैं तो इसको ऐसे ही याद रखती हूँ कि ऊपर से 0 1 2 देन नीचे से 0 1 2 फिर सेंटर में 2, आप इसको कैसे भी याद रख सकते हो। तो इसमें ज़ीरो का मतलब क्या है, ज़ीरो का मतलब ये है कि इस वाले लेंथ वाले पोर्शन में यहाँ पे कोई भी नॉट इक्वल टू का साइन नहीं है, सब इक्वल है ना, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो ज़ीरो वाले केस में कोई भी नॉट इक्वल टू का साइन नहीं है, वन वाले केस में एक नॉट इक्वल टू का साइन है, और टू वाले केस में दो हैं, बस यही है। और जो वन वाला केस है ना उसमें जो लास्ट वाला पोर्शन है वही हमने नॉट इक्वल टू रखना है, ठीक है। आप इसको पहले वाले ए इज़ नॉट इक्वल टू बी ऐसा नहीं कर सकते, आपको लास्ट से ही स्टार्ट करना होगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ याद रखनी है। तो ये था हमारा एक्सियल लेंथ को याद रखने का तरीका। अब दो चीज़ें याद हो गई, क्या क्या याद हो गया, क्रिस्टल सिस्टम भी याद हो गया, और उसके बाद क्या याद हो गया, एक्सियल लेंथ भी याद हो गई, ठीक है। क्रिस्टल सिस्टम को याद रखने का क्या मेथड था, क्यूट आवर मदर, एंड एक्सियल लेंथ को 0 1 2 फिर नीचे से 0 1 2 फिर उसके बाद सेंटर में 2, ठीक है। अब याद रखने हैं एंगल्स। तो ये याद रखने बाकियों के कंपैरेटिवली थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, इसमें सिर्फ आपको थोड़ा सा रट्टा मारने की ज़रूरत है, अदरवाइज सारी की सारी एक ट्रिक की तरह है, आप इसको ट्रिक को याद रख सकते हो, ठीक है। सो फर्स्ट में आप देखो, फर्स्ट थर्ड में पहले तीन देखो, उसमें क्या है कि अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि सब कुछ इक्वल है, और सब कुछ किसके इक्वल है, वो है 90 डिग्री के इक्वल। तो पहले जो तीन हैं उसमें सब कुछ इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट जो है उसमें पहला और लास्ट वाला इक्वल है 90 के, बीटा वो नहीं है, ठीक है। बीटा इज़ नॉट इक्वल टू, फिर नॉट इक्वल टू का साइन है तो नॉट इक्वल टू है, ठीक है। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे नेक्स्ट ट्राई क्लिनिक वाले को, तो आप देखोगे कि उसकी एक्चुअल जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये भी नॉट इक्वल टू है, मतलब कोई भी इक्वल नहीं है, और इसके जो एक्चुअल एंगल्स हैं वो भी बिल्कुल इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि इसमें कुछ भी इक्वल नहीं होता, ठीक है। तो ये इससे याद हो गया। और लास्ट वाला आप याद रख सकते हो कि अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा तो है, लेकिन अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा 90 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तीनों एंगल्स बराबर तो हैं, लेकिन तीनों एंगल जो हैं वो 90 डिग्री 90 डिग्री के नहीं हैं, ठीक है। तो उसके एक ऊपर वाला रह गया, वो आप ऐसे ही याद रख सकते हो कि पहले दो इक्वल हैं और 90 के, और लास्ट वाला जो है वो सिर्फ है वो नहीं इक्वल, ठीक है। देखो पहले तीन, तो ये वाले जो तीन है ना, ये तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे क्योंकि इसमें सब कुछ इक्वल है, और सब कुछ किसके इक्वल है, 90 के इक्वल है। याद रखना है ट्राई क्लिनिक, तो इसमें याद रखना है कि ये तो बिल्कुल ही सबसे अनस्टेबल है,
ठीक है, इसमें कुछ भी इक्वल नहीं होता, तो तीनों एंगल में ना तो वो आपस में इक्वल हैं और ना ही 90 डिग्री के हैं, तो ये भी याद हो गया। और इन दोनों को याद रखना है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये कैसे होगा, इसमें पहला और थर्ड वाला 90 के इक्वल है और बीच वाला नहीं है। इसमें क्या है, पहला और सेकंड वाला 90 के इक्वल है और लास्ट वाला नहीं है, ठीक है। और जो एंड वाला है, एंड वाला तो बिल्कुल सिंपल है, सॉरी, एंड वाला बिल्कुल सिंपल है, जिसमें क्या है कि अल्फ़ा बीटा गामा ये सब इक्वल तो हैं, लेकिन ये 90 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे लास्ट वाला हो गया। तो इसी तरह हमने क्या किया, हमने अपनी तीनों टाइप्स जो हैं, जो प्रॉब्लम थी हमारी इसमें यूनिट सेल को याद रखने में, तीनों चीज़ों को याद रख लिया है। हमने क्रिस्टल सिस्टम भी याद रख लिया, उसकी एक्चुअल लेंथ भी याद रख ली और उसका जो एंगल था उसको भी याद रख लिया, ठीक है। और ये जो एंगल होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं इंटरफेशियल एंगल, जो फेसेस के बीच के जो एंगल्स होते हैं वो होते हैं ये बेसिकली। तो ये थी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप के बेसिस पे कौन कौन सी टाइप होती हैं। तो इसको हमने याद रख लिया है। दोबारा से एक बार रिकॉल करते हैं, सिस्टम को कैसे याद रखा था, क्यूट आवर मदर, तो क्यूट का मतलब क्यूबिक, टीई का मतलब टेट्रागोनल, आवर का मतलब ऑर्थोरोम्बिक, एमओ का मतलब जो मदर का एमओ है उसका मतलब मोनोक्लिनिक, टी का मतलब ट्राइक्लिनिक, एच का मतलब एच ई का मतलब हेक्सागोनल और लास्ट वाले का मतलब रोम्बोहेड्रल। तो ये क्रिस्टल सिस्टम याद हो गया। नेक्स्ट है एक्सियल लेंथ, तो एक नंबर याद रखना है हमको 0 1 2 और फिर नीचे से 0 1 2 और सेंटर में फिर से 2, ठीक है। अब जो भी नंबर है उसके अकॉर्डिंग नॉट इक्वल का साइन लगा देना है। अगर 0 है तो इसका मतलब कोई भी नॉट इक्वल नहीं है, अगर 1 है तो 1 है, अगर 2 है तो 2 नॉट इक्वल के साइन उसमें हैं, ठीक है। तो सिमिलरली हमने इसके जो इंटरफेशियल एंगल्स हैं उनको याद रखा। आप इसको प्लीज़ 3 से 4 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको कभी नहीं भूलेंगे ये। अभी ये ख़त्म हो गई हैं टाइप्स जो हमने की थी शेप के बेसिस पे। अब टाइप्स स्टार्ट होने वाली हैं हमारी। ये जो टाइप्स है ना, ये पोजीशन के बेसिस पे हैं, ठीक है। हमने यूनिट सेल तो देख लिया, यूनिट सेल में क्या पढ़े हैं, लैटिस पॉइंट्स पढ़े हैं कुछ, तो पॉइंट्स कहाँ कहाँ पढ़े हैं, तो उसके बेसिस पे यूनिट सेल की जो 2 टाइप्स होती हैं ना वो डिस्कस करेंगे। देखो ये भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो 2 टाइप्स क्या होती हैं, पहली जो टाइप है हमारे पास वो है परमिटिव यूनिट सेल और दूसरी जो टाइप है वो है नॉन परमिटिव यूनिट सेल। इसमें डिफरेंस बस एक ही डिफरेंस है, वो ये है कि ये वाला जो केस है इसमें जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे आपको ये दिखाऊं, हाँ ये वाला शेप दिखाऊं, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो अब ये रब कर दिया ना, तो यहाँ पे जो पॉइंट्स है ना, ये बस एक छोटा ये वाला क्यूब देखो, ठीक है। तो यहाँ पे जो लैटिस पॉइंट्स है ना सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है ना, ये कॉर्नर पे, ये वाले कॉर्नर पे, ये वाले पे, ये वाले पे, ये वाले पे, ये वाले पे, इस वाले पे और इस वाले पे, ठीक है। यहाँ पे कोई भी बीच में तो नहीं दिख रहा ना आपको कि क्यूब के बीच में कोई पॉइंट हो, नहीं है ना। तो ये वाला जो यूनिट सेल है इसको हम बोलते हैं कि ये कौन सा है, परमिटिव यूनिट सेल। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो यूनिट सेल हैं या जो लेटिस पॉइंट्स हैं हमारे, वो कहाँ पे प्रेजेंट हैं, वो सिर्फ हमारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। जैसे ये वाला क्यूब मैंने ड्रॉ किया ना, मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसमें क्या है, अगर यूनिट सेल यहाँ पे प्रेजेंट हो गए सिर्फ कॉर्नर्स पे, तो हम उसको बोलेंगे कि ये कौन सा है, ये है परमिटिव यूनिट सेल। और इसकी एग्जाम्पल क्या है, इसकी एग्जाम्पल है क्यूबिक सिस्टम, ठीक है, जो हमने पढ़ा था ना उसमें, जो शेप के बेसिस में जब पढ़े थे। तो क्यूब में क्या होता है, सिंपल जो क्यूबिक यूनिट सेल होता है उसमें क्या होता है कि जो भी लैटिस पॉइंट्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो सिर्फ कॉर्नर्स पे ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप आ गई हमारी नॉन परमिटिव यूनिट सेल। नॉन परमिटिव मतलब इस वाले केस में होता है कि वो कॉर्नर्स में तो प्रेजेंट होते ही हैं, बिकॉज देखो अगर कॉर्नर्स वालों को हम ज्वाइन नहीं करेंगे तो वो हमारे पास एक स्पेस लैटिस ही नहीं बनेगा।
स्पेस लैटिस नहीं बनेगा तो यूनिट सेल भी नहीं होगा, ठीक है। तो यूनिट सेल को बनाने के लिए हमने कॉर्नर के जो लैटिस पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करना, इनको यहाँ पे अगर लैटिस पॉइंट्स हैं तो इनको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ज्वाइन करेंगे फिर ही तो यूनिट सेल बनेगा ना। तो इसी वजह से तो यहाँ पे जो है वो जो लैटिस पॉइंट्स हैं वो प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सबसे पहले जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं नॉन परमिटिव के केस में, मतलब कॉर्नर्स में तो प्रेजेंट होते ही हैं, लेकिन क्यूब के अंदर भी कुछ प्लेसेस होती हैं जहाँ पे जो लैटिस पॉइंट्स हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये था परमिटिव यूनिट सेल और नॉन परमिटिव यूनिट सेल। तो अब देखो पोजीशन पे तो प्रेजेंट हो गए, ठीक है। तो अभी क्यूब जो है उसमें तो बहुत सारी पोजीशंस होती हैं, कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं। क्यूब के बिल्कुल सेंटर में है, क्यूब के एज वाले सेंटर में है, क्यूब के साइड में है, कहाँ है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम बेसिकली 3 टाइप्स करते हैं नॉन परमिटिव यूनिट सेल की, तो वो हम पढ़ते हैं अभी। तो नॉन परमिटिव यूनिट सेल क्या होता है, जिसमें कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट हो और दूसरी किसी भी एक पोजीशन में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो कॉर्नर्स पे तो होंगे ही। फर्स्ट है हमारा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में होता गया कि कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, प्लस जो यूनिट सेल के फेसेस है ना उसका जो सेंटर है, यानी कि अगर ये फेस है एक सेकेंड, ये एक फेस है तो इस फेस का जो सेंटर होगा यहाँ पे प्रेजेंट होगी, ठीक है। और फेस कितने होते हैं हमारे पास, 6 फेसेस होते हैं। देयर आर 6 फेसेस। क्यूब के हमेशा 6 फेसेस होते हैं। देखो एक ऊपर वाला, अगर आप अपने रूम के बीच में बैठोगे तो आप कंसीडर कर सकते हो, इसको इजीली इमेजिन कर सकते हो, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक इस साइड वाला, एक इस साइड वाला, देखो एक सामने वाला और एक उसके पीछे वाला, ठीक है। इसको रूम में बैठ के इमेजिन करोगे ना तो बहुत ईजीली होगा। तो 6 फेस होते हैं, तो उन 6 फेस का जो सेंटर है वहाँ पे भी जो यूनिट सेल है वो प्रेजेंट होंगे। तो ये था हमारा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। नेक्स्ट हमारा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर क्या होता है, बॉडी सेंटर होता है कि अगर आप क्यूब कंसीडर कर रहे हो, क्यूब क्या होता है हमारा रूम, अगर रूम कंसीडर करते हो तो रूम के बिल्कुल सेंटर में, यानी बिल्कुल सेंटर में, ऐसा नहीं बिल्कुल सेंटर में क्या होगा, ऐसा नहीं कि आप ज़मीन पे यहाँ पे बैठ जाओ सेंटर पे, तो यहाँ पे बॉडी सेंटर नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फेस सेंटर है, क्योंकि आप नीचे तो बैठे हो ना, तो इस वजह से ये फेस सेंटर है। बॉडी सेंटर होगा कि क्यूब के बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल सेंटर के बीच में आप बैठे हो, हवा में हो यानी कि, तो वहाँ पे क्यूब का सेंटर होगा। और सेंटर कितने होते हैं, एक ही सेंटर होता है, ठीक है। तो बॉडी सेंटर जो है क्यूब का वो एक ही होता है। तो बॉडी सेंटर यूनिट सेल में जो लैटिस पॉइंट्स हैं वो कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट होते हैं और वो बॉडी सेंटर में भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें क्या है, तो पहले ये बता दूं कि ये हमारा बॉडी सेंटर था, ठीक है। ये वाला, ये जो ब्लू कलर का किया हुआ है ना, ये वाला बॉडी सेंटर है, ठीक है। और अब आता है एंड सेंटर। एंड सेंटर में क्या होता है कि जो यूनिट सेल के जो लैटिस पॉइंट्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट होते हैं, और कोई भी एनी 2 फेसेस, 2 ऑपोजिट फेसेस, मतलब या तो दो ये वाले ऑपोजिट फेसेस हो गए, एक मिनट, ये वाले ऑपोजिट फेसेस हो गए, या ये वाले ऑपोजिट फेसेस हो गए, या सामने वाले, ये जो सामने और उसके पीछे वाला जो है फेसेस, इन दोनों के, ठीक है। तो या तो वो इन दोनों, एक इसके सेंटर में होगा और एक इस वाले से इसके सेंटर में होगा, या फिर यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। या क्या होगा, या तो इस वाले फेस के सेंटर में या फिर इस वाले फेस के सेंटर में, 2 ऑपोजिट फेसेस के सेंटर में प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो कॉर्नर पे तो होगा ही, और 2 ऑपोजिट फेसेस के सेंटर में भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये थी आपकी जो बेसिक आइडियाज़ की टाइप्स क्या होती हैं यूनिट सेल की। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में हम करने वाले हैं कि जो कंट्रीब्यूशन है इन लैटिस पॉइंट्स की पर एटम की वो क्या होती है, ठीक है। बॉडी सेंटर कितना डोनेट करता है, फेस सेंटर की क्या कंट्रीब्यूशन होती है, इन सब की कंट्रीब्यूशन करेंगे हम लोग। और उसके बाद जो बेसिक मेन आइडिया है हमारा चैप्टर का वो करेंगे, एंड में हम क्वेश्चंस भी कुछ सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।